हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में बायो सावर्ट लॉ था, वो किसके करेस्पॉन्डेंस एनालॉगस मैंने बताया था, जिस लाइक इलेक्ट्रोस्टेट में क्या था, कूलम्स लॉ। ठीक, वैसे ही सेम जैसे ही वहां पे गॉस लॉ था, वैसे यहां पे क्या है मैग्नेटोस्टेट में, एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने गॉस लॉ के बारे में बताया था, ये हर जगह वैलिड है। गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट यूजफुल इन सम केसेस। एप्लीकेबल हर जगह, बट यूजफुल जो है वो कुछ केसेस में। और वो केसेस क्या थे? सिमेट्रिकल। और वो सिमेट्रिक कैसी थी? स्फेरिकल सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, और हमारा क्या था, स्फेरिकल सिमेट्रिक, रेक्टेंगुलर सिमेट्रिक, और कौन कौन सी सिमेट्रिक हो सकती हैं? कार्टेशियन मीन्स एक्स वाई, रेक्टेंगुलर, प्लेनर। ठीक, एक तो प्लेनर हो सकती है सिमेट्रिक, एक स्फेरिकल हो सकती है, एक सिलेंड्रिकल हो सकती है, और भी कई तरह की सिमेट्रिक हो सकती है। पर हम लोग जो बात करेंगे वो प्लेनर, स्केलर और किसकी बात करेंगे? सर्कुलर की। ठीक है, सिलेंड्रिकल, प्लेनर और सर्कुलर की बात करेंगे। तो बेटा सेम केस में जैसे गॉस लॉ सिमेट्रिकल के लिए यूजफुल होता है, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ भी सिमेट्रिक के लिए यूज होता है। जिस केस में सिमेट्रिक आपको दिखेगी, उस केस में बायो सावर्ट लॉ से ज्यादा यूजफुल कौन सा लॉ हो जाता है? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, और ये बहुत यूजफुल है क्योंकि हमारे जो लेवल पे चीजें हैं, उन सब केसेस में क्या है कि हम लोग लगभग सिमेट्री की ही बात करेंगे, और जब सिमेट्री की बात करेंगे तो वहां पर सर्किटल लॉ वैलिड होगा। तो बेटा जैसे सपोज जो लाइन इंटीग्रेशन था मेरा, कि मैं किसी करंट के, किसी वायर के कारण जो करंट फ्लो कर रहा, जिस किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा था, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो फाइनाइट लेंथ की, वो सिमेट्रिक नहीं थी, वो सिमेट्रिक नहीं थी। बट अगर मैं इनफाइनाइट की बात करता तो वो सिमेट्रिक थी। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट मेरा जैसे ये इनफाइनाइट वायर है, अगर मैं यहां पे भी अगर कंसीडर करूंगा तो यहां से यहां तक की क्या जाएगी? इनफाइनाइट बाई टू, वो भी इनफाइनाइट देगी, और यहां से भी इनफाइनाइट बाई टू भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही देगा। मीन्स इनफाइनाइट के केस में तो मैं सिमेट्रिक की बात कर सकता था। ठीक, क्योंकि यहां से दोनों डिस्टेंस क्या थे? इनफाइनाइट थे। बट अगर मैं फाइनाइट की बात करूं तो फाइनाइट में क्या था? अगर मैं इस पॉइंट पे निकालू और इस पॉइंट पे निकालू, दोनों की वजह से क्या होता? इस वायर पे अगर मुझे कुछ निकालना था, जैसे यहां पे लेट सपोज करिए, इस वायर पे मुझे क्या करना है कि यहां से इस वायर के इस पॉइंट पे यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और एक इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो दोनों के बीच में क्या है? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस कम है, यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सिमेट्रिक केस होगा। बट मुझे यहां से कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो इसके लिए भी ये इनफाइनाइट की तरह काम करेगा, और इसके लिए भी इनफाइनाइट की तरह काम करेगा। मीन्स ये भी 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है बेटा। मीन्स ये छत पार कर देगा, ये जमीन के नीचे घुस जाएगा। ठीक है, ऐसा इनफाइनाइट है ये। तो इसके लिए भी 90 डिग्री होगा, इसके लिए भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो मैंने बस ऐसे बना दिया छोटा सा, मगर ये इनफाइनाइट लेंथ है। तो देखिए बेटा, इनफाइनाइट लेंथ के लिए तो हमें सिमेट्रिक दिख रही है कि यहां से भी इनफाइनाइट है, यहां से भी इनफाइनाइट है। मीन्स ये पूरा की पूरा अगर मैं केस लूंगा तो मैं एम्पियर लॉ से सॉल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां सिमेट्रिक दिख रही है मुझे कि इस पॉइंट से क्या है, यहां तक की लेंथ तो मुझे मालूम है, बट यहां से जो करंट इफेक्टिव रिजल्टेंट है वो भी क्या हो रहा है? लगभग लगभग इनफाइनाइट हो रहा है। यहां से भी क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है। तो यहां पे जो मैं कैलकुलेशन करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैं एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूव कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। बट फाइनाइट लेंथ के लिए नहीं निकाल सकता, क्योंकि फाइनाइट लेंथ में सिमेट्री नहीं बनेगी। फाइनाइट लेंथ में सिमेट्री नहीं बनेगी बेटा। ठीक है, तो अब ये कहां यूज होता है ये लिख देता हूं, फिर इसका स्टेटमेंट यूज करते हैं। पहले स्टेटमेंट ही लिख देता है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट की बात करना है। तो स्टेटमेंट क्या है इसका? The closed line integral, the closed line integral of the magnetic field, the closed line integral of the magnetic field around the current carrying conductor
is equal to the absolute permeability times the total current enclosed in the closed loop। ठीक है, ये इसकी क्या है, स्टेटमेंट है। और साथ ही साथ ये भी मैं लिख दे रहा हूं कि दिस लॉ इज applicable for any configuration, बट बेटा हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, बट यूजफुल for the cases when symmetry comes into picture। जहां पर भी अगर सिमेट्री दिखी वहां पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दे, काम खत्म कर देंगे, बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। सिमेट्री कम्स इनटू द ठीक, तो ये सर्किटल लॉ। अब बेटा ये तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को करते क्या है, कैसे होता है, उसकी बात करते हैं, क्योंकि देखिए लगभग ये मैथमेटिकली थोड़ा जुगाड़ टाइप का है, मगर है तो काम की चीज। वो कैसे कि बेटा देखिए, जैसे गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस यूज करते थे, यहां पे हम लूप बनाते हैं जिसे हम, और वो लूप कैसे होनी चाहिए, क्लोज लूप होनी चाहिए, और ऐसे क्लोज लूप को हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप या एम्पियर्स लूप, ठीक है। ऐसे लूप को, ये क्लोज लूप को एम्पीरियन लूप भी बोला जाता है या एम्पियर्स लूप भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या कि सर ये क्लोज इंटीग्रल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का, इसके बारे में बात करनी है। और ये जो टोटल करंट है इन द क्लोज लूप, इसकी ये क्या मतलब हुआ, ये तो मालूम है कि एब्सोल्यूट परमीबिलिटी का मतलब क्या है कि एयर की बात हो रही है कि मीडियम हमेशा करेगा, एयर रहेगा, ठीक। बट ये दो चीज, क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और टोटल करंट इनक्लोज इन द एम्पियरियन लूप या क्लोज लूप, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो बेटा इसको समझने के लिए मैं इसको हटा रहा हूं, ये वाले स्टेटमेंट को, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी लिखे रहना है। पहले कुछ बात कर लेते हैं प्रीवियस की, कि बेटा देखिए क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। ऐसे समझिए कि एक बॉडी थी, पहली बात है कि जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज का या वेक्टर फील्ड का होगा। किसका होगा, वेक्टर फील्ड या वेक्टर क्वांटिटी का होगा, वेक्टर फील्ड और वेक्टर क्वांटिटी का होगा, ठीक। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेटा एक बॉडी है ए, और वो कुछ पाथ ऐसे ट्रेवल करके ये पॉइंट बी पे पहुंच गई, ठीक। तो इसको मैं जाहिर सी बात है यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कोई वर्क करना पड़ा होगा और इसको कोई फोर्स लगी होगी। अब हमें तो नहीं मालूम है क्योंकि ये पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि फोर्स सीधे लगी होगी। मीन्स हर जगह पे डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, चेंज करता जाएगा। लेकिन सपोज करिए किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है फोर्स की, ठीक। और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको मैंने नाम दिया डीएल वेक्टर, ठीक। तो बेटा जो इस छोटे से वर्क डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लगी वो हमें क्या देता है, वर्क डन। हमें मालूम है कि वर्क डन क्या होता है,
छोटा सा वर्क डन क्या होता है, फोर्स अप्लाइड डॉट क्या, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डॉट प्रोडक्ट में। तो इस फोर्स ने जो इतना डिस्प्लेसमेंट किया तो उसमें होने वाला वर्क क्या होता है मेरा, छोटा सा होगा। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा, छोटा सा होगा। मे भी फोर्स वेरिएबल हो सकता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकती है। चलिए ठीक है, वो बात अलग की है। तो देखिए बेटा, अब यहां से यहां तक पहुंचने में इसको पूरा वर्क डन करना पड़ा, तो इसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं मुझे पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा तो मैं क्या कहूंगा कि सर इंटीग्रेशन कर दें, कहां से कहां तक, एफ डॉट डीएल, और जो इंटीग्रेशन है वो कहां से होगा, ए से बी पे पहुंचा। तो बेटा ये लिख सकते हैं ए इनिशियल था और बी फाइनल था, यही तो हमारा वर्क डन होता है। तो बेटा ये जो वर्क डन है, ये जो ब्रैकेट में बना रहा हूं, तो ये मुझे क्या दिया, वर्क डन दिया। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसी को बोला जाता है लीनियर इंटीग्रल ऑफ फोर्स एफ। इसी इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है बेटा, लीनियर इंटीग्रल ऑफ फोर्स एफ। ठीक है, तो ये तो आपने बताया, हम और कैसे मान सकते हैं, और कुछ दीजिए एग्जांपल। तो लीजिए बेटा एक और एग्जांपल पेश है खिदमत आपके लिए। वो क्या कि बेटा चार्ज है, रेस्ट पे है, प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चारों डायरेक्शन रहेगी। हाँ सर मालूम है, तो बेटा चारों डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ पे कोई चार्ज था, उसको मैंने यहां से उठा के यहां तक मूव कराया, मीन्स ए से बी मूव कराया। ठीक है सर, मूव करा तो क्या बहुत बड़ी बात कर दी। अब मैं बेटा कहूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वो भी क्या होती है, लीनियर इंटीग्रल फॉलो करती है। कैसे सर, अगर यहां से यहां तक मुझे वर्क करना पड़ेगा तो किस फील्ड में कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, किस फील्ड में कर रहा है। तो बेटा किस फील्ड में कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है। और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीएल मान ली। अब बेटा मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रल जो होता है, लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रोस्टैट में भी आता है। देखिए यहां पे जो फोर्स थी वो फील्ड थी, यहां पे जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए मैं फील्ड बोला। इसलिए बेटा मैंने यहां फील्ड लिखा है। यहां पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पे जो फील्ड है वो क्या है, यहां फोर्स जो है वो फोर्स की फील्ड है, यहां पे जो फील्ड है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कि मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, फील्ड की बात कर रहा हूं। तो बेटा क्या होगा, ई डॉट डीएल, और ई डॉट डीएल को अगर मैं इसका इंटीग्रल लिखा, जो बेटा यहां पे लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स को मैंने कैसे लिखा, उनके इनिशियल और फाइनल पोजीशन और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो सिंपली यहां करता हूं, डॉट प्रोडक्ट को कर दिया और ए से बी लेके गए। बेटा ये कुछ क्वांटिटी देती है हमें, याद होगा तो आपको, ये क्या देता है मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस। आया, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू ए बी ई डॉट डीएल। जो साइन का वो होता है दिक्कत, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जहां पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगती है। ठीक है, तो उसकी बात छोड़िए अब डायरेक्शन की। तो देखिए इससे ये मालूम पड़ा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो बेटा पार्ट हुआ ये क्या है मेरा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक जो लाइन इंटीग्रल किसी फील्ड की बोली जाती है वो कैसे लिखी जाती है। इंटीग्रेशन, उनकी पोजीशन, जिस फील्ड की बात हो रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फाइनल पोजीशन, जिस फील्ड की बात हो रही है उसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। वैसे ही एक और फील्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा उसको, ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगा,
इसको हटाइए। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो वो भी क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लगाती है, फोर्स की तो फील्ड होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर क्या है कि E इज इक्वल टू होता है F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। बट यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है एक्चुअल में, वही है किसी मास पे लगने वाली फोर्स, किसी चार्ज पे लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहां से जो चार्ज जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगेगी ना, ठीक। तो सिमिलर केस में अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या करेगी, Fg से डिनोट कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, और सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है। तो ये भी लाइन इंटीग्रल देगा, ठीक, ये भी मुझे वर्क डन देगा। और ये वर्क डन कैसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये वर्क डन कैसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें मालूम पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन में चेंज हो सकती है, ठीक है। अब बेटा इसी के बेसिस पे अब मैं ये बात करूं कि ये ए और बी, बेटा इनके एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहे ना, एंड पॉइंट दिख रहे ना, तो ऐसे को बोलते हैं ओपन लाइन। क्या बोला जाता है, ओपन लाइन, ठीक। बट बेटा मैग्नेटिक एम्पियर सर्किटल लॉ में यहां क्लोज इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक, तो यहां पे ओपन लाइन जैसे बोलते हैं। अब बेटा एक ऐसा बनाओ कुछ कि इसकी ना मुझे इनिशियल एक्सट्रीम पॉइंट मालूम नहीं पड़ेगा, इसका एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट मालूम नहीं पड़ रहा, तो ऐसी लाइन को मैं क्या बोलता हूं, क्लोज लाइन बोलता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं बेटा, तो अगर मैं इसको ऐसे कुछ घुमा देता तो ए और बी क्या होता, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते थे। क्लोज का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे आ जाए। तो बेटा जब लेट्स सपोज करिए अगर यहां से शुरू हुआ तो बॉडी यहीं पे आकर रुक गई, मींस ए से शुरू हुई और ए पे आकर रुक गई, तो इस समय जो पोटेंशियल चेंज हुआ वो बेटा क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है क्लोज लूप का, इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होता है। अगर मैं इस वर्क की बात करूं ग्रेविटेशनल की, तो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, तभी तो ये क्लोज लाइन बनाएगा या क्लोज लूप बनाएगा। क्लोज अगर कोई लाइन होती है उसी को क्लोज लूप भी बोलते हैं। और बेटा यहां पे Fg डॉट डीएल करो तो बेटा जब लिमिट दोनों की क्या हो गई, सेम ही रहेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या, कि अगर लिमिट क्या है सेम हो जाती है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। कि वर्क डन पोटेंशियल देता है, केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देता है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है बेटा। बट आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे केवल यहां ये नहीं बताना कि क्वांटिटी क्या आ रही है, मुझे ये बताना है कि लिखा कैसे जाता है, क्लोज इंटीग्रल को लिखा कैसे जाता है। ये क्या होगा बेटा, ये ओपन इंटीग्रल था, अगर मैं इसको क्लोज इंटीग्रल बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा इसको, Fg dl, या तो क्लोज के में दोनों लिमिट को सेम कर दूं और या तो क्लोज के लिए ऐसा सर्कल सा बना दो एक छोटा सा, तो ये क्या क्या कहलाता है कि क्लोज लूप है या क्लोज लाइन है, ठीक है। तो अब आपको समझ गया होगा कि अगर मैं क्लोज इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो मुझे कैसे लिखना होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और साथ में और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसकी बात करनी है, ठीक। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल को लिखा कैसे जाता है। पहले जब लाइन को आप सीख गए उसके बाद मैंने आपको क्लोज लिखना सिखा दिया, अब क्लोज लिखना सिखा दिया, अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते हैं कि इसका मैथमेटिक्स कैसी होगी, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिक्स कैसे होगी, अब इसकी बात करें बेटा। इसका एप्लीकेशन मैं तुम्हें इसका प्रूफ अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रूफ एनसीईआरटी में है नहीं, बट मेरा मन कर रहा था बताऊंगा जरूर, ठीक है, बट अगले लेक्चर में। तो बेटा यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्लोज की, तो जब क्लोज की बात हुई तो मैं क्या बताया अभी आपको कि क्लोज को ऐसे दिखाएंगे,
क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड कौन सी है? मैग्नेटिक, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होने वाला डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप अगर मैं बना रहा था और उसकी लाइन इंटीग्रल कर रहा था, क्लोज इंटीग्रल कर रहा था, तो उसकी वैल्यू जीरो आ रही थी। ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं कर रहा था, उसकी वैल्यू जीरो आ रही थी। बट मैग्नेटिक फील्ड कुछ हट के है, कुछ यूनिक है, इसकी पहली बात तो वैल्यू जीरो नहीं आएगी। अभी तक तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो आती, क्योंकि पोटेंशियल चेंज जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में भी देखा कि जो क्लोज इंटीग्रल अगर मैं करता हूं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। बट ये ऐसा नहीं है, ये कुछ यूनिक है। ठीक है, ये कुछ यूनिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि क्लोज लूप बनाए, ग्रेविटेशनल फील्ड जरूरी नहीं है कि ये क्लोज लूप बनाए, बट मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज मेक्स अ क्लोज लूप, हमेशा वो क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये जीरो तो नहीं होगी। अब जीरो नहीं होगी तो क्या होगी? तो इसी को दिया था सर्किट एम्पियर्स ने, और इन्होंने क्या बोला कि जो ये लॉ है वो क्या कहलाएगा, कैसे आएगा कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। किसके बराबर होगा? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज इन द क्लोज लूप। मीन्स आई और ई एन सी लिख दे रहा, मतलब करंट जो इनक्लोज हो उस लूप में। अब इसकी बात कर लेते क्या था, ऐसे समझिए बेटा कि एक करंट है, लंबा करंट है, ठीक है, वायर है, सॉरी करंट कैसे हो जाता है, ये वायर है, ठीक, और इसको मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो करंट को समथिंग इस डायरेक्शन में उठाएगा। अब ये जो क्लोज लूप बोल रहा है और इसके अंदर की करंट की बात कर रहा है, अब उसके बारे में थोड़ा जान लें कि होता क्या एक्चुअल में। बेटा अगर मैं लूप की बात करूं तो इसके चारों ओर मुझे एक कोई लूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड अगर जाननी हो किसी पॉइंट पे, तो मैं इसी के थ्रू जानूंगा। किसके थ्रू? इसी के थ्रू जानूंगा, एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू। बट कैसा लूप की बात कर रहे हैं? ऐसा लूप कि जिसके अंदर से करंट जाए, ऐसा लूप जिसके अंदर से करंट जाए। तो कुछ मैं मान लू लूप जो है कुछ ऐसा होगा, मान लिया लूप, मेरी मन जरूरी जो है ना, क्लोज तो बन ही रहा है ना बेटा, क्लोज बन रहा है। ये 3D के चक्कर में मैं इसको दोनों को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा क्योंकि दूर है थोड़ा, ठीक है। तो ये क्लोज लूप है बेटा। अब क्लोज लूप है, मीन्स ऐसे एक मैं ये वायर रख लूं, इस चौक से करंट बह रहा है, तो मैं क्लोज लूप कैसे बना सकता हूं? ये मेरा हाथ जो है ऐसा क्लोज लूप बना सकता हूं। तो मुझे ऐसा क्लोज लूप चाहिए जिसके अंदर से करंट जाए, उसको पेनिट्रेट करते हुए, चीरते हुए निकले करंट उस सरफेस से, या उस लूप से चीरते हुए अगर निकलता है तो उस करंट की ही केवल हम यहां पे बात करेंगे। किसकी? जो लूप को मैं कंसीडर कर रहा हूं उस लूप से चीरता हुआ क्या होना चाहिए? एक करंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये एक लूप है, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये इसकी कुछ सरफेस हो सकती है, तो इस सरफेस से चीरता हुआ निकलना चाहिए करंट, ठीक है। तो ऐसे ही करंट को हम क्या मानेंगे? कंसीडर करेंगे इस फॉर्मूले में। अगर मैं लूप यहां बना देता हूं तो यहां से इस सरफेस से, इस लूप के सरफेस से कोई करंट निकल नहीं रहा है, तो इसकी बात करेंगे जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट में बात करेंगे, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट करंट की बात होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात होगी, वहां पे बात की जाएगी इसके बारे में, इस केस के बारे में। बट अभी मैं इस केस की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि जब करंट उस क्लोज लूप से पास होगा तब, तो वो करंट यहां कंसीडर किया जाएगा। अब लेट सपोज कीजिए कि ये क्लोज लूप है और उसमें से 4 करंट पास हुए, 4 वायर पास हुए जिसमें से करंट निकल रहा है, और ये सरफेस है क्लोज लूप की, ठीक। तो इस क्लोज लूप से क्या हो रहा है? 4 आई निकल रहा है, तो आई इनक्लोज क्या हो जाएगा? आई 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 आई, इन सबको जोड़ोगे तो कितना जगह? 4 आई। तो यहाँ आई इनक्लोज की जगह क्या लिखोगे आप? 4 आई, क्योंकि इस क्लोज लूप से आप क्या कर रहे हैं? 4 आई गुजर रहे हैं, करंट 4 करंट गुजर रहे हैं, ठीक है, आई आई मैग्नीट्यूड से, ठीक। तो आई इनक्लोज आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपका कहलाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहलाता है बेटा? ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ कहलाता है, ठीक। चलिए इसका प्रूफ मैं बताऊंगा बेटा, अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक।
है तो ज्यादा नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इसके थोड़ी मैथमेटिक्स कम हो, इस वजह से इसके एप्लीकेशन पे जाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपको मेन चीज तो मालूम होनी चाहिए ना, और मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है, बताऊंगा जरूर, ये विश्वास रखिए आप। कहते ना बिलीव ऑन मी या बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। अब एम्पियर सर्किट हो गया, अब कौन किसकी बात करें? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की बात कर लेते बेटा। सोलेनॉइड को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट एम्पियर से क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ से बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, अभी मैं सोलेनॉइड की सिर्फ बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं सॉफ्ट आयरन कोर डाल दूंगा तो क्या होगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा, ठीक। अभी मैं सिंपली बात कर रहा हूं, सोलेनॉइड अगर मुझे बनाना होगा तो इंसुलेटिंग वायर, जो इंसुलेटिंग ऊपर से उनका इंसुलेटर हो, कवर अप मीन्स, ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई वायर है, ठीक है, और वो वायर के ऊपर का जो प्लास्टिक होता है वो इंसुलेटिंग कवर होता है उसका, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल रहा हूं इंसुलेटिंग वायर, क्योंकि पता चला झटका लग गया तो, ठीक। तो कोई वायर है, उसको मैंने क्या किया, हेलिकल फॉर्म में ऐसे बना दिया, ठीक, ठीक है, बना दिया, क्या कर सकते हैं। और मैंने क्या किया, इसमें करंट बहा दी, क्या इसको स्मॉल वाले इसको बड़ा मार, और यहां आंख लगा के टकटकी निगाहों से क्या कर रहे हैं, हम इसको ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो यहां से बेटे जब करंट गई तो क्या होगी, करंट कुछ ऐसा फ्लो करेगी, कुछ ऐसे फ्लो करेगी, कुछ ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे ऐसे फ्लो करती जाएगी और मजे लेते हुए वापस इसमें एंट्री ले लेगी, यहां से होगा। तो बेटा अगर मैं यहां से देखूं तो कुछ ऐसे चल रहा है करंट, अगर सोलेनॉइड कुछ ऐसा है तो करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 सोलेनॉइड बनाया गया है, ठीक। तो करंट मेरे लिए क्या है, ऐसे, तो मेरे लिए क्या है, सर्कल होती, सर्कुलर होती तो ऐसे होती, मीन्स क्लॉकवाइज होती तो ऐसे होती, बट यहां कैसे करंट घूम रही है, पहले यहां गई, मीन्स पहले ऐसे आई, फिर ऐसे आई, ऐसे जा रही है, मीन्स हर सर्कल के लिए वो क्या हो रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज मेरे लिए बना रही है सर्कुलर, इसके लिए बना देखो ये आंख मेरी आंख समझिए, और ये क्या है, सर्कुलर लूप। तो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो कर रही है, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जो करंट फ्लो हो रही है हर सर्कुलर लूप में, वो क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है, ठीक है सर, मान लीजिए। तो ये सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो L है, और हर यूनिट में, हर एक यूनिट में कितने टर्न्स है, इसको मैं N बोल लेता हूं, ठीक है, स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है उसकी बात हो रही है, तो इस हिसाब से टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे बेटा, तो टोटल टर्न्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल n और जो लेंथ है उसका मल्टीप्लाई। अरे ऐसे समझ सकते हो चचा कि एक लेंथ में n टर्न्स है, तो n लेंथ में कितने हो जाएंगे, n इंटू n, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। बहुत से लोगों के दिमाग में आता है खुरापात, तो सीख लो थोड़ी बहुत बच्चों वाली मैथमेटिक्स। तो बेटा टोटल टर्न्स कितने हो गए, n, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आपने बोला सर सोलेनॉइड इसलिए पढ़ा रहे हो आप क्योंकि ये एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ, हाँ है, कैलकुलेट करने के लिए हम उसी को यूज करेंगे। कैसे करेंगे सर, हमें बताइए। चलो बताएंगे, उससे पहले इसकी डायरेक्शन तो फाइंड कर लो, क्यों, क्योंकि हम सिंपली वहां पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो कैसे सोलेनॉइड की करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे, बेटा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर मैं कर्ल करता हूं अपने हाथ को तो डायरेक्शन मुझे क्या देगा, ग्रिप रूल मैंने बताया था, सर्कुलर के लिए क्या करेंगे, करंट को सर्कल में करेंगे कर्ल, और जो थंब होगी वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब दे दी, किधर की साइड है,
बाहर की तरफ। तो कुछ समथिंग ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर। तीन लाइन अभी मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। जो एक्सिस से निकलेगी वो सीधी जाएगी और ये क्लोज लूप बनाएंगे, ठीक है, और बहुत दूर जाकर बनाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं करता, ठीक। चलो ये तो हो गया सर, फिर से एक और बना दे रहे हैं। दिल है कि मानता नहीं, इसलिए थोड़ी सी और बना दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो ये इसके लिए क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये इसके लिए साउथ हो गया। और सर आपने बोला कि नॉर्थ साउथ कुछ नहीं होता, नहीं मानता हूं मैडम, वो तो ज्योग्राफी इंपैक्ट है, ज्योग्राफिकल इंपैक्ट है, ठीक है। चलिए, तो बेटा मानना तो पड़ेगा, क्योंकि आपसे अर्थ वाला जो चीज है उसको तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल आप मान के चलिए, मगर होता नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं, 4 बार बोलना नहीं होता, ठीक है। अभी आप आके पढ़ना शुरू हुए हो, ठीक। हम लोग पढ़ाई खत्म तो नहीं हुई, मगर हाँ जानते हैं। तो बेटा देखिए, अब मुझे यहां पे एम्पियर लॉ बनाना है। एम्पियर के लिए सबसे पहले हमें एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा, और एम्पियर लूप ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें से करंट पास करे। तो हम क्या करते हैं, ये ले लिए एम्पियर लूप रेक्टेंगल, ठीक। जो हमें आसान लगे वही हम लेंगे, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R, इसको नाम दे दिया S, ठीक है सर। मान लेते हैं आपकी बात, हो गए खुश आप। तो मैंने कहा ना क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, तो बेटा हमें अकॉर्डिंग टू बाय एम्पियर्स लॉ, सर्किटल लॉ में नहीं लिख रहा, बस एम्पियर्स लॉ लिख रहा हूं। बाय एम्पियर्स लॉ वी नो दैट कि जो क्लोज लूप होता है, ये तो यही होता है। और बेटा ये जो करंट होता है ये टोटल इफेक्टिव करंट होता है, जो उस लूप से जितनी करंट पास की उन सब के बारे में बताएगा। तो ये टोटल इफेक्टिव करंट होता है, ठीक है। क्या होता है, टोटल इफेक्टिव करंट होता है। ये E है, ठीक है, E वाला E, ठीक। तो बेटा इसको मैं कुछ क्लोज लूप को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, BN, और मैं इसको क्रॉस ना बनाकर मैं यहां लिख दूं P Q R S T। ये पाथ को फॉलो कर रहा है, मीन्स P Q, P से Q, Q से R, R से S, S से फिर P, तो भी तो क्लोज लूप बना रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको इक्वेशन 1 मान लो अभी, ठीक। इक्वेशन 1 से पहले आप ऐसा कंसिडर कर लो कि बेटा इस लूप से टोटल करंट कितनी पास हो रही है, इस लूप से टोटल करंट कितनी पास हो रही है, मुझे ये बताओ। तो बेटा यहां से तो आ गया, और ये इसके अंदर जब गया तो एक सर्कल, एक लूप में, एक सर्कुलर लूप में कितनी आई गई, पूरी एक आई गई। और ऐसे कितने सर्कल है, टोटल टर्म्स कितने हैं, NS। तो टोटल करंट कितनी हो गई, तो बेटा टोटल करंट हो गई म्यू नॉट N L I। किसी को दिक्कत नहीं, बेटा टोटल टर्म्स ये है, एक सर्कल के लिए, एक सर्कुलर लूप के लिए कितनी करंट है, करंट यहां लिख दे रहा हूं, करंट फॉर सिंगल सर्कुलर लूप कितनी थी बेटा, सिंगल सर्कुलर लूप के लिए क्या है, एक सर्कल है और उसमें करंट मूवमेंट आई है, तो कितनी हो गई, उसके अंदर से कितनी करंट निकल रही है, आई करंट निकल रही है। तो हर से आई करके निकलेगी, तो टोटल करंट कितनी होगी, ये तो एक है, टोटल टर्म से कितनी होगी, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, एक से आई है तो टोटल से इतने सर्कुलर लूप बने, और इतने सर्कुलर लूप से निकलने वाली करंट क्या हो जाएगी, आई एन एल। तो यही टोटल करंट मैंने यहां लिख दिया, आई एन एल, ठीक। और ये किसके बराबर है अभी, बी डॉट डी एल, ठीक।
इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मुझे भी दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, अब मैं इसकी बात करता हूं कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा इसको मैं P Q R S T BDL बोलूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको ब्रेक कर लूं, पहले मैं इसकी बात करता हूं, प्लस इसकी बात कर लूं, प्लस इसकी बात कर लूं और प्लस इसकी बात कर लूं, तो भी तो क्लोज लूप बनेगा। तो इस पूरे लाइन इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल को मैं ब्रेक करता हूं कैसे? P से Q गए, P से Q गए, P से Q गए, मैग्नेटिक फील्ड डीएल, प्लस अब Q से R गए, Q से R गए, B इंटू डीएल। अब Q से R गए, अब R से S पे गए, R से S पे गए, ऐसा ठीक है। और फिर ये डीएल और S से फिर P पे है, तो S से P पे है, B डॉट डीएल। बेटा हर साइड के लिए जो मैं निकाल रहा हूं ये लाइन इंटीग्रल, उन सबको सम करेंगे तो ये भी तो क्लोज लूप देगा। देखो P से शुरू किया और P पे ही खत्म हुआ, इनिशियल P था और फाइनल भी क्या है? P है। तो एक तरीके से क्लोज लूप देगा। देखिए P Q, Q R, R है, S P। ठीक, अब तक इसके बेसिस पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, तो करते हैं। वेट कीजिए। अच्छा बेटा, इस अगर मैं लाइन की बात करूं, या मैं डार्क कर दे रहा हूं उसको, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो बेटा देखिए, अगर मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं सर्कल में, लूप में तो ऐसे चल मूव कर रहे हैं ना। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लूं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है? 90 डिग्री। मीन्स क्यू आर में जब डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो यहां पे अगर मैं लिखता तो क्या लिखता? इसको B का मैग्नीट्यूड, DL का मैग्नीट्यूड और कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल, और इन दोनों के बीच के एंगल क्या दिख रहा है यहां पर? 90 डिग्री। तो बेटा cos 90 वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या हो गया? 0। अब बेटा इसकी बात कर लो। देखिए यहां पे अगर मैं लेता तो ये कितना था? स्मॉल डीएल। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? ऐसे आ रहे हैं तो सर्कल लूप बना के फिर ऐसे अंदर ही तो जाएगी ना। तो अगर बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है तो कितने एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बना रहा है, फिर से यही काम होगा, ये भी क्या हो जाएगा? बेटा डॉट प्रोडक्ट में जब भी दोनों फील्ड 90 डिग्री बनाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। सर इसका क्या है? बेटा एस आर में यहां पे प्रैक्टिकली जो है, देखो एक्चुअल में क्या है कि यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वेरी वेरी स्मॉल होती है, पर होती है। क्या होती है? वेरी वेरी स्मॉल होती है, पर होती है, खत्म नहीं होती। ठीक है, बहुत स्मॉल होती है। तो प्रैक्टिकली हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब प्रैक्टिकली हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा एपरेटस ही नहीं जो इसको मेजर कर सके। मैथमेटिकल अप्रोच है जो मेजर कर सकता है, पर ऐसा एपरेटस नहीं है जो इसको मैग्नेटिक फील्ड को इसके बाहर मेजर कर सके। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत कम है, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन के लिए वो क्या है? 0। जब मैग्नेटिक फील्ड बेटा 0 हो गया तो ये पूरा क्या होगा? 0 हो गया। ठीक, बिकॉज यहां लिख देना, बिकॉज स्पेलिंग थोड़ा व्हाट्सएप वाली है मगर आप बिकॉज पूरा लिखना। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid is 0, ये नेग्लिजिबल। ठीक, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ओके सर।
इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बेटा बचा क्या क्या, सिंपली ये बचा। अब बेटा एक बात बताओ, ये जितनी भी कॉइल्स है उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सब क्या है, एक ही डायरेक्शन में, मीन्स यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। तो बेटा P से Q के लिए, P से Q की बात कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअल में कैसा शो हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मीन्स कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म है मीन्स सेम डायरेक्शन में है। तो बेटा अगर मैं यहां पे ये जो लाइन है अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए P से Q के लिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, B का मैग्नीट्यूड, DL का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस, दोनों के बीच का एंगल पैरेलल है तो 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, B डॉट DL। ठीक, और साथ में ये A से B कर दो, क्या हो जाएगा, A से B। बट बेटा हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक, और डायरेक्शन भी सेम है हर का। तो लगभग ये क्या होगी, कांस्टेंट सी होके बाहर हो जाएगी और ये डीगल हुआ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, A से B, सॉरी P से Q है, अरे रे रे P से Q है बाबा, तो P से Q बनाना पड़ेगा। P से Q, यहां पर P से Q। अब बेटा देखिए P से Q तक ये छोटी डिस्प्लेसमेंट है, इन छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंटों को ऐड करता जाऊंगा तो क्या होगा, ये पूरा L दे देगा मुझे, ये लेंथ जितनी है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो छोटी छोटी लेंथ है और P से लेके Q तक आपको जाना है, तो छोटी छोटी लेंथ को मिलाओगे तो यही तो L मिल जाएगा ना। हाँ सर मिल जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन 1 से देखो, इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 1 से देखो, ये जो पूरा था इसको मैं ऐसे लिख दूं, BDL को, सर्कुलर इंटीग्रल BDL को, जो क्लोज लूप ऑफ BDL था उसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये सब 0 हो गए। बचा ये, इसकी वैल्यू मैंने निकाली BL। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या आई, BL। मैं इस जगह पे मैं क्या रखूंगा, BL को रखूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन मैं यहां पे इसको हटा दूं बेटा, अब मैं हटा देगा इसको, कोई काम का नहीं है, बस इतना है। तो बेटा इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या आई, BL आई, तो मैं यहां BL लिख दे रहा हूं। और म्यू नॉट NI L साथ में, L से बेटा कैंसिल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया, म्यू नॉट NI बन गया। ये होगी मैग्नीट्यूड इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड की बात करें बेटा, आउटर में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, होती नहीं है मगर मान के चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि बहुत स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल होता है। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वो क्या है, लगभग 0 के बराबर है, कोई एक्साइटेशन नहीं मेजर करने के लिए। ठीक, तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड वो ये है। ठीक है, बट की बात आई तो क्या आई कि बेटा ये जो सोलेनॉइड की ये जो वैल्यू है ये कब है, जब ये सोलेनॉइड कैसा हो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट लेंथ को हम मेजर तो कर नहीं सकते और मैग्नेटिक फील्ड भी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो इनफाइनाइट सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड, वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ठीक है सर, वही तो नहीं। तो बेटा हमें इनफाइनाइट पढ़ना है, फाइनाइट डिपेंडेंस, क्योंकि फाइनाइट पढ़ेंगे तो एंगल पे डिपेंडेंसी आती है। ठीक है, एंगल पे डिपेंडेंस आती है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। ठीक, तो वो केस ऐसा कुछ होता है कि कोई एंगल एक यहां से मानेंगे, ठीक, एक एंगल यहां से मानेंगे और एक एंगल यहां से मानेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है मैथमेटिक्स में, और आपके लेवल पे फाइनाइट जो नहीं है, इनफाइनाइट की बात की गई है, ये इनफाइनाइट के लिए है। ठीक है, हाँ
एक और चीज है बेटा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्चुअल में जो सर्कुलर लूप की बात करें वो एज पूरा सर्कुलर नहीं है, वो थोड़ा हेलिक्स है। ठीक, अगर एकदम एग्जैक्टली सर्कुलर होता ना कि एक छल्ला डाला फिर दूसरा छल्ला डाला तीसरा छल्ला डाला, एक ऐसे लिया तो सर्कुलर, ये मैंने चौक ले लिया, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एक छल्ला डाल रहा हूं फिर दूसरा छल्ला डाल रहा हूं, मतलब सर्कुलर सर्कुलर लूप अलग अलग करके डाल रहा हूं, तो मैं कह सकता था कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली जीरो होगी, एग्जैक्टली जीरो होगी। बट ये क्या थोड़ा सा सर्कुलर नहीं बनाया था, थोड़ा हेलिकल बनाया था, हम सर्कुलर कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। बट ये क्या बनाता है, ऐसे पूरा एक सर्कल थोड़ा बनाता है, क्या बनाता है ऐसे, और जब सर्कल की बात आती है वो थोड़ा सा शिफ्ट करके आगे चलता है, फिर थोड़ा सा शिफ्ट करके आगे चलता है, फिर थोड़ा सा शिफ्ट करके आगे चलता है। तो इसी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पर वो क्या होती है, जीरो नहीं होती है। फिर हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया वो सर्कुलर कर किया। मैंने यहाँ पे सर्कुलर लूप के बारे में बोला कि एक सर्कुलर लूप से आई गया तो नंबर ऑफ टोटल सर्कुलर लूप कितने होंगे, n इंटू एल इंटू आई, टोटल करंट इतनी निकल आई। ठीक, में भी बन गई इसी बाने। ठीक है, तो यहां सर्कुलर लूप कंसीडर करके चल रहे हैं तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो मान रहा है, पर एक्चुअल में ये सर्कुलर लूप नहीं होते, क्या होता है, हेलिकल होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं करता सर्कल, थोड़ा सा ऐसे यहां से शुरू किया मैंने तो थोड़ा सा आगे बढ़े फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। जब आप रस्ते को बांधोगे तो पूरा एक सर्कल नहीं बनाते हो, आप थोड़ा आगे भी बढ़ते हो, ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हो। तो ये एग्जैक्ट सर्कुलर लूप नहीं है। सर्कुलर लूप का हम लोग होता है एक पूरा क्लोज, फिर अलग से क्लोज, फिर अलग से क्लोज, ऐसे मैं बात कर रहा हूं। ऐसे तो हम सोलेनॉइड नहीं बनाते हैं। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्या होती है, जीरो नहीं होती है, फिर हम कंसीडर करके चलते हैं क्योंकि बहुत कम होती है। बट अगर सर्कुलर होता तो एग्जैक्टली जीरो होती, एग्जैक्टली जीरो होती। ठीक है, तो ये था आपका सोलेनॉइड के बारे में खेल। अब क्या बात आती है कि सर जब सोलेनॉइड बता ही दिए हैं तो टॉरॉइड भी बता दीजिए कि सोलेनॉइड को अगर सर्कुलर बना देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल बताते हैं, अभी बताते हैं। बेटा सर्कुलर जो एम्पियर का जो लूप है वो क्या अपने अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जैसे गॉस में था, जिससे हमें सॉल्व करने में सुविधा लगा उसी का। चल पहले देख ले वीडियो बन रही कि नहीं। ओ वाह, वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है तो हम वीडियो को और बनाते हैं। और कैसे बना रहे हैं, टॉरॉइड की बात कर लेते हैं। टॉरॉइड बेटा इसको डायग्राम थोड़ा पहले सर्कल बना दो, उसके बाद ही बना पाऊंगा। एक वो सर्कुलर लूप है, तो टॉरॉइड क्या होता है, जो सोलेनॉइड होता है उसको सर्कुलर बना दो। अब ये सर्कल मिटा दूंगा नहीं, यही मेरा एम्पियर इन लूप भी होगा। ठीक है, जो लूप होगा वो भी मेरा क्या होगा, एम्पियर का लूप यही होगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कुछ, इसको ऐसे कह देते हैं, बैटरी से जोड़ के। वाओ, लुकिंग ग्रेट। कभी कभार गर्व हो जाता है मुझे। ये कुछ आर रेडियस का टॉरॉइड है, ये सोलेनॉइड में सर्कुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर सोलेनॉइड भी टॉरॉइड भी होता है। ठीक है, बट हमें सर्कुलर ही पढ़ना है। यहां से बेटा हाई करंट गया तो कैसे बजाएगा, धूम धूम, ऐसे गया, ऐसे घूमा, ये ऐसे गया, ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर गया, ये नीचे आएगा, ये ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे। ठीक, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, 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 हाँ ऐसे। ठीक, कुछ इस तरीके से आएगा। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पर मैं अपनी आंखें रख लेता तोड़ने के लिए, तो मुझे क्या दिखता है, ये जो सर्कल छोटा सा सर्कल है तो हेलिकल, पर मैं सर्कल कंसीडर करके चल रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ क्या होता बेटा, ये मुझे कैसा दिखता, कुछ ऐसा दिखता, मीन क्लॉकवाइज दिखता। क्या दिखता, क्लॉकवाइज दिखता। और अगर मैं इसकी तरफ अगर अपने कल उंगलियों को फेरता तो मुझे थंब क्या देता, मैग्नेटिक फील्ड। थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होती।
तो मेरे लिए क्लॉकवाइज है। बट यही आपको मैं घुमा के इधर देखूंगा तो ये मुझे क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा। कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। बेटा इसी आंख से अगर मैं इधर की साइड देखूंगा तो ये तो क्लॉकवाइज था, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे 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 आता जाएगा और नीचे करंट में जाके जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये मेरे लिए क्लॉकवाइज है, ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या होगा, यहां से मैं अगर ऐसे करंट बनाऊंगा क्लॉकवाइज तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इस लूप के कारण भी इस तरफ, इस लूप के कारण भी इस तरफ, इस लूप के कारण भी इस तरफ, इस लूप के कारण, सबके कारण, लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी बेटा, एक्चुअल में सर्कुलर फॉर्म में ऐसे होगी। ठीक, तो बेटा ऐसे होगी। तो अगर मैं एम्पियर लूप ऐसे बनाता तो बाहर की साइड क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट मैं सर्कुलर कंसीडर करके चल रहा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ निग्लेक्ट करेंगे, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी निग्लेक्ट कर देते हैं। बट ये एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होता, हेलिकल होता है, इस वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, तो बहुत कम होती है। ठीक है, ये बार बार नहीं बोलूंगा। और अंदर में बनाता तो यहाँ ना करंट है ना मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं, सीन ही नहीं बनता। तो इसलिए मैंने अपने सुविधा के लिए, अपने इजीनेस के लिए मैंने क्या किया, एक एम्पियर सर्कुलर लॉ ऐसा बनाया कि जहां से करंट पास करे। बनाने को तो मैं कुछ ऐसे यहां से बना देता, पर बेटा यहां पे जो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रही, क्या वो ये बता देगा, नहीं बताएगा। मुझे तो पूरे टॉरॉइड भी चाहिए ना, तो पूरे टॉरॉइड के लिए सबसे इजी क्या है कि सर्कल को, एक ऐसा सर्कल हो जो कि क्या हो, इसके बीच से घूमता हुआ चला जाए, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। ठीक, करने को हम ये कर देते बेटा, और सारे करंट के तक तो खत्म नहीं होते ना, उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते। तो पूरे टॉरॉइड को थोड़ा ना देगा, पूरे टॉरॉइड के लिए, पूरे टॉरॉइड के हर सर्कल के बीच से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, अगर मैं इतना ही पार्ट की बात करता हूं बेटा, ये पार्ट तो पूरा रह गया ना, ये पार्ट तो पूरा रहेगा ना, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वो तो खत्म ही हो गई। ठीक, अब एक और बात बेटा, अगर मैं छोटे सा डायरेक्शन लू डीएल, ठीक है, डीएल वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और हम मूव भी इसी तरीके से कर रहे हैं, तो क्या हुआ, डीएल की डायरेक्शन इधर है और सर्कुलर लूप क्लॉकवाइज है। ठीक, सर्कुलर लूप क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज करेंगे, अगर ऐसा क्लॉकवाइज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है सर, कौन सी बड़ी बात कर दी। चलो हम ये मान लेते हैं कि जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है टॉरॉइड में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक सर, मान लो। तो बेटा हर से आई जा रहा है, तो टोटल टर्न्स कितने जाएंगे बेटा, टोटल टर्न्स को कैपिटल एन से डिनोट करा, तो बेटा टोटल टर्न्स क्या आ जाएंगे, स्मॉल एन। अब बेटा लेंथ कितनी निकालोगे, तो बेटा जो इस सर्कल की लेंथ होगी वही इसके उसकी लेंथ होगी, किसकी, जितने सर्कल की लेंथ होगी बेटा उतनी तो ही लेंथ होगी इसकी। कहने का सेंस ये है कि यहां पे ऐसे 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 सोलेनॉइड में, और ये एल लेंथ थी, तो सोलेनॉइड की लेंथ एल थी ना, यहां पे टॉरॉइड की लेंथ क्या है, ये पूरी सर्कल की लेंथ, मीन्स पूरी सर्कल की लेंथ क्या है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस निकाल दो वही तो लेंथ हो जाएगी ना सर्कल की। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 पाई आर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इस पूरे से करंट कितना फ्लो करेगा, तो टोटल करंट, टोटल इफेक्टिव करंट बोला है, क्योंकि हमें एम्पियर्स में क्या चाहिए, इफेक्टिव करंट है। टोटल इफेक्टिव करंट क्या हो जाएगा बेटा, एक सर्कुलर से आई, फिर एक सर्कल से आई, सर्कुलर से आई सबसे गुजर, टोटल टर्न से इतने, और हर से गुजर रहा आई, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा आई इंटू एन इंटू 2 पाई आर। टोटल टर्न का मल्टीप्लाई कर दे, एक से अगर आई गुजर रही है तो टोटल टर्न से कितनी गुजरेगी, इतनी गुजरेगी। ठीक, और ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये समझो कि एक टर्न में
एक लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, तो 2 पाई आर यूनिट में लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? n इंटू 2 पाई आर। खत्म। एक चीज तो यहां की गई है, ठीक है सर, मान लिया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं डी एल इंटू म्यू नॉट, फिर इफेक्टिव आई इनक्लूड इफेक्टिव, टोटल इफेक्टिव करंट क्या है? ये है, तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं आई एन 2 पाई आर। ठीक है सर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड हर सर्कुलर लूप की क्या है? सेम डायरेक्शन में, मीन्स बी डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं सिंपली ये लिख दूं और साथ में cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, म्यू नॉट आई एन 2 पाई आर। अब बेटा cos 0 तो 0 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसको मैं बाहर ले आ रहा हूं, डीएल म्यू नॉट आई एन 2 पाई आर। बेटा छोटा छोटा डीएल को मैं जोड़ता जाऊंगा तो ये पूरा क्या बनाएगा मेरा? 2 पाई आर। तो छोटे छोटे डीएल को जोड़ता जाऊंगा तो क्या बनाएगा? 2 पाई आर, जिसको क्या लेंगे? म्यू नॉट आई एन 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर भी क्या आया? म्यू नॉट एन आई। और यही सोलेनॉइड का था तो यही टॉरॉइड का आएगा। ठीक है, तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड। इनसाइड द टॉरॉइड मतलब यहां नहीं, ये इसके अंदर, इस सर्कुलर सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। ठीक, अब बता दिया हूं कि हम लोग सर्कुलर मान के चलते, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर कंसीडर नहीं करते, बट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर होती है क्योंकि सर्कुलर नहीं होती, वो हेलिकल फॉर्म बनाती है, इस वजह से। ठीक, तो ये था आपका टॉरॉइड। ठीक है, पहले मैं देख लूं कितने मिनट की वीडियो बनूंगी। चल बेटा एक जल्दी से और हो जाएगा, जल्दी से यार, भगवान ने चाहिए तो जल्दी से और हो जाएगा। अब वो क्या, चलो मैं हेडिंग देख लूं क्या, टू इनफाइनाइट। अच्छा, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड पैरेलली। कैसे रखा गया बेटा? प्लेस्ड पैरेलली, मीन्स पैरेलल रखा गया। ठीक है, अपने हिसाब से बना दिया आप, प्लेस्ड पैरेलल, ये सही है। पैरेलल ही छोड़ो, कोई वर्ड ऐसा होता नहीं है, कुछ भी बना देते हैं। तो x माना, y माना, z माना, तो x से y जाऊंगा तो z ऊपर होगा, तो x सीधे मानता हूं, y इसको मान लिया और z इसको मान लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मेरा दो पैरेलल करंट है, ठीक है, दो पैरेलल वायर से इनफाइनाइट। बेटा इनफाइनाइट का मतलब समझो कि एग्जैक्ट में जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट का मतलब हमारे लिए तो फाइनाइट है, हमारे लिए फाइनाइट है। बट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास के लिए बात करूंगा तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए जो ये वायर की लेंथ है वो इनफाइनाइट की तरह ट्रीट की जाएगी। क्या की जाएगी? ट्रीट की जाएगी। प्रैक्टिकली हम फाइनाइट लेंथ की तो हेल्प से काम करते हैं, बट अगर मैं वायर के बहुत पास की मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो वो एकदम ये कैसे ट्रीट करेगा वायर इस पॉइंट के लिए? मैग्नेट इनफाइनाइट की तरह करेगी, क्योंकि अगर मैं यहां से खींचूंगा तो कैसे होगा? लगभग अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर होगा। यहां से खींचूंगा तो क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर ही होगा यही एंगल।
ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझिए। इनफाइनाइट वायर की बात करें तो उसका मतलब ये नहीं कि एकदम सीना चीरते हुए पूरी दुनिया ब्रह्मांड घुमा दे, इनफाइनाइट खत्म ही नहीं होगा बेटा ऐसे तो। ठीक, प्रैक्टिकल पर्पज से समझिए, फिजिक्स में इनफाइनाइट का यूज बहुत ब्यूटीफुली किया जाता है। ठीक है, तो बेटा एक मैं वायर लेता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि बन जाए अच्छे से। ठीक, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, इसको नाम दे दे रहा हूं I1। ठीक, अब बेटा ये I1 है, करंट इधर फ्लो कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है सर, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बेटा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इस तरफ I है, अगर I इधर की साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? तो क्या करेंगे, एक्स की तरफ करंट रखा तो क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? वाई की तरफ। मीन्स यहां पे देखोगे तो क्या आएगी, ऐसे कुछ बन के आएगी। मीन्स इस प्लेन से बाहर की साइड निकल रही होगी। देखो एक्स वाई ये है और जेड बाहर की साइड है, ऐसे में शो कर रहा हूं। ठीक है, तो अब एक्स डायरेक्शन इधर है तो एक्स डायरेक्शन इधर है, तो क्या होगी, वाई से बाहर की साइड से निकल रही होगी ना, बाहर की साइड निकल रही होगी। तो ये भी ऐसा ही है बेटा, अगर मैं ऐसे करंट को लूंगा तो क्या होगा, यहाँ इस साइड तो अंदर की साइड होगी, इस डायरेक्शन में तो अंदर की साइड होगी। ठीक, बट इस साइड क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि ये जो टिप है यही मुझे क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, अब बेटा मैंने क्या किया, पैरेलली एक और इनफाइनाइट वायर रखा है बेटा, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, जो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है। तो बेटा इसके कारण I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसको मैं V1 बोल रहा हूं। ठीक, तो बेटा यहां पे जो करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में माना, वो क्या है I2। ठीक, I2 कर रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बेटा जब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जब, अब एक बात बताइए, इनफाइनाइट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका फॉर्मूला क्या है? तो मैंने ये प्रूव कराया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनफाइनाइट करंट, वो क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1। और किस पॉइंट पे निकालना बेटा, कि डी पॉइंट पे निकालना है, तो डी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ डी लिख दूंगा। ये होती है, ये मैंने प्रूव कराया। तो बेटा इस करंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है डी पॉइंट पे, वो क्या है, ये है। अब मैंने एक और चीज पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट मूव कर रहा हो तो उसकी वजह से जो फोर्स होती है वो क्या होती है बेटा, फोर्स क्या होती है, I L क्रॉस साथ में मैग्नेटिक फील्ड। पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, V1 की, और I किसका है, जो इस करंट में फ्लो कर रहा है। ठीक, क्लियर कट बात समझिए। और बेटा ये जो I है, ये कौन सा I है, ये वाला I है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, I2L इंटू V1। ठीक, अब बेटा एक बात बताऊं, तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां लग रही है, इसकी वजह से फोर्स क्या होगी, देखिए करंट इस डायरेक्शन में, ठीक, करंट इस डायरेक्शन में, और फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड है, तो आउट ऑफ द बोर्ड की तरफ चल क्या, तो फोर्स किधर लग रही होगी, इस वायर की वजह से इधर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो फोर्स लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, माइनस वाई डायरेक्शन में लग रही होगी। ये पॉजिटिव वाई हो तो ये क्या होगा, नेगेटिव वाई, तो ये हो गई फोर्स। तो ये फोर्स की अगर मैं वेक्टर की बात करता तो ये था, बट मुझे डायरेक्शन तो मालूम पड़ गई, तो अब सिंपली मैं किसकी बात कर लूं, मैग्नीट्यूड की बात कर लूं। भाई वेक्टर मैं क्यों यूज करता हूं, जब मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करनी हो, पर मुझे डायरेक्शन मिल चुकी है कि क्या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। तो जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा बेटा, तो मैं इसके भी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो सिंपली I2L हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा। अब बेटा ये थीटा क्या है, I2L और V1 के बीच की डायरेक्शन। बेटा हर पॉइंट पे यहां पे भी क्या होगा, बाहरी साइड निकल रहा होगा, यहां पे भी क्या होगा, बाहरी साइड निकल रहा होगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। ठीक, और जो मेरी फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में।
किस डायरेक्शन में? माइनस वाई डायरेक्शन में। अब बेटा थोड़ी सी माइनस वाई डायरेक्शन में तो ऐसे बना ये, हाँ ये अब सही है। तो बेटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है ये आपको दिख रहा होगा। 3 डायमेंशन थोड़ा हल्का सा समझ में आएगा तो कितना है इन दोनों के बीच का एंगल। बेटा मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड है और ये जो है वो इधर की साइड है, माइनस वाई सॉरी नीचे की साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये मैग्नेटिक फील्ड ये रही, जो मेरा करंट है आई जो है वो किस सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, फोर्स I2L इसकी डायरेक्शन और B1 की डायरेक्शन देंगे। बेटा B1 की डायरेक्शन तो मुझे मिल गई और बेटा फोर्स हर जगह क्या लग रहा है, इधर की साइड लग रहा है। बेटा यहाँ I2L जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर की साइड होगी, जिधर की साइड I2 की डायरेक्शन होगी। बेटा I2 की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये I2L की डायरेक्शन है, I की डायरेक्शन, तो ये एंगल कितना होगा, ये I की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो मेरा थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो sin 90 की वैल्यू क्या देगी 1। तो फोर्स क्या होगा I2L B1 और B1 मैग्नीट्यूड की मैंने वैल्यू निकाली हुई है, यहां पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा μ0/4 2 I1 ये था, I2 यहां पे आ जाएगा, साथ में DL। तो बेटा मैंने लेंथ जो है वो इनफाइनाइट बोली है, ठीक। जब लेंथ इनफाइनाइट बोली तो इसका मतलब यहां पे L नहीं आना चाहिए था, इनफाइनाइट लेंथ को हम मेजर करेंगे नहीं, ठीक है। जब हमें इस वायर की लेंथ मेजर कर सकते थे बट मुझे लेंथ मेजर करनी नहीं है, तो फिर मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट मतलब होता है कि हम मेजर नहीं करेंगे, सीधी सी बात है कॉन्सेप्ट। तो जब मैं वायर की लेंथ मेजर नहीं करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, तो एक जादुई टर्म आता है और वो जादुई टर्म क्या है कि मैं अगर इस L को नीचे ले आऊं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या एक जादुई टर्म क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रही है वो मुझे मिल के आ जाता है। क्या ये तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ना, हर छोटे छोटे यूनिट पे या हर 1 मीटर पे जितनी फोर्स लग रही है उसको तो कैलकुलेट कर सकता हूं ना। अगर मुझे लेंथ नहीं मेजर करनी तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया μ0/4 2 I1 I2/D। इसको मैं कुछ स्टाइलिश कुछ ऐसे ऐप में बना दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 2 I1 I2/D। तो बेटा इस करंट की वजह से इस करंट पे क्या फोर्स लग रहा है, पर यूनिट लेंथ इतना फोर्स लग रहा है, पर यूनिट लेंथ इतना फोर्स लग रहा है। और बेटा इसकी डायरेक्शन क्या है -नेगेटिव में, जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो इस करंट की वजह से ये करंट जो है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आ रही है इस करंट वायर पे वो किस डायरेक्शन में है, इसकी तरफ है। मींस अगर दो वायर पैरेलल है तो ये क्या करती है, दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, करेगा नहीं, पास जाने की कोशिश कर रहा है। अब बेटा ऐसे ही अगर मैं इस I2 करंट की वजह से इस पर फोर्स निकालू तो क्या होगा, सेम होगा, यही आएगा, ठीक। फिर से यही करना है, फिर से वही करना है, ठीक है। अब मैं I2 की बात कर लूं, बेटा I2 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यहां पर कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मैं B2 बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो I2 की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो B2 होगा, ठीक। और जो B2 की वैल्यू होगी तो करंट I2 प्रोड्यूस कर रहा तो I2 हो जाएगा यहां पर। अब बेटा इसकी वजह से I2 की वजह से I1 की फोर्स कितनी लग रही होगी, देखिए I1L की जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है, सॉरी एक मिनट बेटा, जब I इस डायरेक्शन में रहेगा तो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक। तो I2 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। बेटा तो देखो यहाँ पे अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं तो क्या है I1L वेक्टर और साथ में मैग्नेटिक फील्ड किसका है, दूसरे का। तो बेटा देखो I1L किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में I है,
मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनटू द बोर्ड है, तो थंब मुझे किस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, इस डायरेक्शन में। तो यहां से फोर्स लगेगी, हर जगह को क्या लगेगी, एफ लगेगी, हर जगह फोर्स क्या लगेगी, इस वायर पे इधर लगेगी। ठीक, मीन्स इस वायर पे जो फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, इस वायर को नेगेटिव। तो देखिए दोनों अपोजिट और इक्वल फोर्सेस है, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक मिनट बेटा देखना, बेटा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो जल्दी से अब मैं बात कर लूं कि बेटा ये फोर्स इधर है, आई और एल, आई एल वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मुझे मैग्नीट्यूड जब मिल गया तो मैं सिंपल क्या करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन तो मुझे मिल गई, किधर की साइड है, पॉजिटिव वाई की तरफ है। तो आई एल बी टू साइन थीटा, बस डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, डायरेक्शन में मालूम पड़ गई। बेटा अब ये बताओ थीटा क्या होगा, देखिए आई एल इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, और आई एल क्या है, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड नीचे और आई एल इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। हर जगह पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और आइडियल इस डायरेक्शन में, तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा यहां पर भी 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो क्या हो गया I1L B2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब B2 की वैल्यू यहां से रखिए, तो बाद वापस फिर से हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी एल। बेटा फिर से इनफाइनाइट लेंथ है, एल मेजर नहीं करना, क्या कर देंगे म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। अब मैं फिर से नहीं लिख के इसको मैं स्टाइलिश ऐसे बना देता हूं। तो बेटा दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों की क्या है, सेम है, दोनों पे फोर्स कैसी लग रही है, सेम लग रही है। अब बेटा ये आपके लिए होमवर्क है कि जब पैरेलल वायर रखा गया और दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर रही है, ये अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे है, यहां से फोर्स दिख रहा है, ये इधर की साइड जा रहा है, ये इधर की साइड जा रहा है, तो अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन। अब बेटा आप अपनी बुद्धि से ये बताओ कि इस करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन बोथ वायर, दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इधर है तो दूसरी इधर की साइड है, देन व्हाट विल हैपन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और आंसर मैं बता दे रहा हूं कि रिपल्सिव होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स एक करंट इधर है और एक करंट इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो करेंगे बेटा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, मगर सेम डायरेक्शन में होंगे करंट तो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आप सोचिएगा और करिएगा, राइट हैंड ग्रिप रूल से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है ना होमवर्क है, करना है और असाइनमेंट में भी करना है। ठीक है, तो ये था आज आपका लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में कि एक प्लेनर शीट हो उसमें करंट फ्लो करा जाए, उसकी वजह से जो टॉर्क करा जाए, ट्विस्टिंग फोर्स लगती है, वो क्या होती है, सर्कुलर लूप, जो छोटे छोटे सर्कल होते हैं उनके डायपोल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसकी मैंने स्टडी की हुई है, उसके बेसिस पर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की थोड़ी बात कर लेंगे। ठीक है, कि कैसे होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक, तो इन सब की आपको स्टडी करनी है, तो अगले लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। अगला लेक्चर लगभग अप्रोक्सीमेटली लास्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। इलेक्ट्रोस्टेट का पहला चैप्टर और मैग्नेटोस्टेट का पहला चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक, ये दोनों ज्यादा लेक्चर लेते हैं, फिर उसके बाद ओके हो जाता है। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।